हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी सेवा ई लर्निंग पोर्टल। मैं हूं देवाशीष। यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर में जो लॉजिकल रीजनिंग आता है उसमें से इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट है वो आज पढ़ेंगे। तो आज की जो टॉपिक रहेगी वो ओरिजिन ऑफ इंडियन लॉजिक है। तो लॉजिक को समझने से पहले ओरिजिन ऑफ इंडियन लॉजिक और उससे भी थोड़ा सा पहले हमें इंडियन लॉजिक का जो ओरिजिन हुआ है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो लॉजिक जो है वो इंडियन फिलोसफी से ही हुआ है, और इंडियन फिलोसफी क्या है उससे बाद हम जानेंगे। जो इंडियन फिलोसफी है वो 9 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद इंडियन लॉजिक और इंडियन फिलोसफी में क्या रिलेशनशिप है वो थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम ओरिजिन ऑफ इंडियन लॉजिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिलोसफी और लॉजिक जो भी आता है वो वेद से ही आता है। इंडिया में इंडिया में हमारी जो हिंदुइज्म है और जो भी हमारा रिलीजियन है उसमें वेद को ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारा जो नॉलेज है उसका सोर्स वेद को माना जाता है इंडिया में। तो वेद जो है वो 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, शाम और अथर्व। उसमें से 4 वेदों में से ऋग्वेद जो है उसको सबसे पहला और पुराना माना जाता है। और ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए हैं। उनमें से इसमें एक वर्सेस मैंने लिखा है, Who really knows? Who will here proclaim it? Whence was it produced? When is the creation? The God came afterwards with the creation of the universe. Who then knows when it has arisen? तो किसे पता है ये सारा नॉलेज, और कौन क्लेम कर सकता है कि दुनिया की सारी नॉलेज उसके पास है, और कौन बता सकता है कि कब ये प्रोड्यूस हुआ था, ये पूरी क्रिएशन किसने बनाया था। अगर गॉड क्रिएशन के बाद आते हैं तो फिर कौन गवाह है, कौन जानता है कि ये क्रिएशन पहले से थी, कौन जानता है। व्हेन इट हैज़ अराइजन। तो ये जो बहुत सारी सवाल है यूनिवर्स को लेके, हर चीज़ को लेके, ये सवाल वेद में पाए जाते हैं। तो ये जो सवाल है इसकी आंसर करना डिवाइनिटी के कॉन्सेप्ट से अलग है। हमें इसमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो इस बहुत सारे सवाल को साइंटिफिकली करेक्ट थिंकिंग में उसको एक्सप्लेन करना ही लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है? एक थॉट है। पहला थॉट ये आया, जैसे कि हमने वेद में ये देखा वर्सेस में कि व्हेन इट हैज़ अराइजन, तो हम पहले सोचते हैं कि किसने इस क्रिएशन को बनाया होगा। उसके बाद आइडिया आता है बहुत सारे कि ये बनाए होंगे। तो पहला आइडिया तो गॉड बनाया है, तो गॉड भी एक आइडिया है। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस आइडिया पर। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि गॉड एक आइडिया है, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। वैसे थॉट्स आइडियाज़ बनते हैं। आइडिया को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे गॉड है कि नहीं उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं, और थॉट्स, आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स और उनके अकाउंट्स, रीजन एंड प्रिंसिपल्स, ये सारे मिला के एक लॉजिक हो जाता है। तो लॉजिक बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे इंडियन लॉजिक भी अलग अलग जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह की थॉट्स, आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से अपनी बात रखी है लॉजिक को यूज़ करते हुए। तो लॉजिक डिस्टिंग्विश करेक्ट फॉर्म इन करेक्ट रीजनिंग विद द स्टडी ऑफ सुइटेबल मेथड एंड प्रिंसिपल्स। एक सुइटेबल मेथड्स और प्रिंसिपल होना चाहिए जो कि लॉजिक में यूज़ किया जाता है, जो रीज़न है उसको करेक्ट करने के लिए। क्योंकि ऐसे इनकरेक्ट और इलॉजिकल रीजन दे के, आर्ग्यूमेंट करके हम कोई नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते, वो फॉल्स हो जाएगा। तो उसमें कुछ नॉलेज रह ही नहीं जाएगा। तो हम जब भी नॉलेज चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर और ट्रुथ चाहिए होता है। तो अल्टीमेट ट्रुथ जो नॉलेज है उसके लिए हमें लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन द रूल्स for the correct reasoning. It has also distinguished good arguments from the poor ones. तो लॉजिक हर वक्त एक गुड आर्ग्यूमेंट के लिए सही होता, क्योंकि आप इलॉजिकल
आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स नहीं ला सकते कोई चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो इंडियन लॉजिक जो है वो रिलेटेड डायरेक्टली टू द आत्मा एंड ब्रह्म। वेद आर कंसिडर्ड टू बी द मेन स्क्रिप्चर्स। तो आत्मा और ब्रह्म ये दोनों जो वेद से जुड़ा हुआ है, दोनों वर्ड्स आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो ये सारे दोनों ही जो इंडियन स्क्रिप्चर हमारे जो वेद है उससे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडियन लॉजिक भी वेद से ही निकला है ऐसा माना जाता है। द फोर मेन एक्सेप्टेंस इन इंडियन लॉजिक आर। तो प्रमाण के लिए, जो नॉलेज के लिए, जो फोर इंडियन लॉजिकल परसेप्ट जो एक्सेप्टेंस है कि यहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, सोर्स है और मेथड्स हैं, तो उसमें से चार ऐसे हैं जैसे कि परसेप्शन प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्फेरेंस अनुमान, कंपैरिजन उपमान और टेस्टिमोनियल्स शब्द। जैसे कि कोई नॉलेज आपको प्रत्यक्ष किसी चीज को देख के अपनी आंखों के सामने पता चलता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन्फेरेंस जब आप कुछ डाटा आपके पास पहले से हो उसको आप लेके फिर अनुमान लगाते हैं तो उसको इन्फेरेंस कहेंगे, आपने अनुमान लगाते हो। तो कंपैरिजन जब आप एक दूसरे को कंपेयर करके किसी नॉलेज की प्राप्ति करते हो तो वो कंपैरिजन हो गया। उपमान। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी हो जाता है आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही। जो वर्बल टेस्टिमनीज है जैसे कि वेद को भी एक टेस्टिमोनी माना जाता है। कोई सारे ऐसे नॉलेज है जो कि हमें वेद से मिला है तो वो भी एक टेस्टिमोनी है। उपनिषद, वेद और आरण्यक, ब्राह्मण्यक, क्योंकि वेद कोई लिखा हुआ स्क्रिप्चर नहीं था। शब्द, क्योंकि स्मृति और स्मृति ये दोनों में जो वेद एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आता था तो इसीलिए शब्द जो वर्बल टेस्टिमनी है उसको भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता था। द फोर फोल्ड डिलेमा इन इंडियन लॉजिक आर ए इज बी, ए इज नॉट बी, और ए इज बी एंड ए इज नॉट बी, नेदर ए इज बी नॉर इज ए नॉट बी। ये एक डिलेमा है इंडियन लॉजिक में। इसको थोड़ा हायर लेवल में हम जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा ये सीरीज तो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा। तो इसके लिए जो इंडियन लॉजिक में एक डिलेमा है, फोर फोल्ड डिलेमा कहा जाता है इसको, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इंडियन लॉजिक कंटेन मेडिटेशन विच इज नॉट देयर इज द वेस्टर्न लॉजिक। तो वेस्टर्न लॉजिक की तरह इंडियन लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जबकि इंडियन लॉजिक रिलीजियसली अपनी रिलीजियस इन्वेस्टिगेशन और रिलीजियस प्रैक्टिस में यूज किया जाता था, मेडिटेशन के लिए भी। बट वेस्टर्न लॉजिक पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक था, वो मेटेरियलिज्म में बिलीव करते थे। तो इंडियन लॉजिकल make their investigation with the involvement of religion, whereas Western logical make their investigation with the materialism. तो इंडियन लॉजिक जो मीन्स ऑफ नॉलेज है वो दो तरह के हैं, एक तो आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक वो है जो वेद का सोर्स है, नॉलेज है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं वेद का नॉलेज ट्रू करके। उनमें से आ जाते हैं न्याय, सांख्य, विशेषिका, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा कहते हैं, उत्तर मीमांसा जो वेदांत कहते हैं, उसके बाद योग। ये सारे जो हमारे 6 फिलोसफी है इंडियन ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल स्कूल्स, ये 6 हैं आस्तिक जो बोलते हैं। उसके बाद नास्तिक है जो वेद को नहीं मानते, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम वेदस नॉलेज, वो अपने ही एक अलग से बिना वेद को माने वो नॉलेज की खोज करते हैं। वो है बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चारवाक। बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो है वो आपको पता होगा। चारवाक जो है वो मेटेरियलिस्टिक पूरी तरह से है, जबकि बुद्धिज्म, जैनिज्म मेटेरियलिस्टिक नहीं है। और इंडियन फिलोसफी जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ जिसे आस्तिक कहते हैं और हेटेरोडॉक्स स्कूल जिसे नास्तिक कहते हैं, वो भी फर्दर आगे जाके डिवाइड होती है। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल है वो एथियस्ट और थीइस्ट ये बन जाती हैं। एथियस्ट जो रिजेक्शन ऑफ गॉड, क्योंकि वेद में गॉड के बारे में बोला गया था और गॉड के बारे में अलग अलग राय मिलता है, तो आगे आने वाली जो जनरेशन थी, जो वेद ऑर्थोडॉक्स स्कूल था वेद का,
वो आगे जाके डिवाइड होते हैं एथियस्ट और थियस्ट में। एथियस्ट जो रिजेक्शन ऑफ गॉड करते हैं, जो गॉड को नहीं मानते, इस क्रिएशन का जो सोर्स है वो गॉड को नहीं मानते कि गॉड ने ही इसको बनाया, ऐसा कुछ नहीं मानते। थियस्ट मानते हैं जो नॉन रिजेक्शन ऑफ गॉड, वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक गॉड का इन्वॉल्वमेंट है इस क्रिएशन का बनने में, और वो आर्ग्यूमेंट्स और अपनी आइडियाज़ रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, आइडियाज़ रखते हैं, और आर्ग्यूमेंट और रीज़न के साथ ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं लॉजिकली कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। और एथियस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं अपनी थॉट्स आइडियाज़ को देख के कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद जो हेटेरोडॉक्स स्कूल है बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चारवाक, ये तो एथियस्ट थियस्ट अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे गॉड नहीं है, ना जैनिज्म में गॉड को माना जाता है ना बुद्धिज्म में। बिलीफ सिस्टम है बट देयर इज नो गॉड इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैनिज्म तो पूरी तरह से डायरेक्टली गॉड को नहीं मानता। और थियस्ट जो फिलोसफी है, फिलोसॉफिकल स्कूल है इंडियन फिलोसफी में, जो गॉड को मानते हैं वो आ जाता है योगा, पूर्व मीमांसा जिसे मीमांसा कहते हैं, और उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहते हैं, और वेदांत आगे जाके अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और फर्दर ये योग और वेदांत मिलके न्यू वेदांत फिलोसफी का शुरुआत होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। और हम न्यू वेदांत में देखते हैं कि विवेकानंद और ऐसे बहुत सारे जो हमारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने वेदांत फिलोसफी को आगे बढ़ाया है। जो एथियस्ट रिजेक्शन ऑफ गॉड है, जो कि रिजेक्शन करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को, उनमें से हमारे जो वेद को मानते हैं बट वेद में जो लिखा है, जो कि ऐसे वर्सेस हैं, ऐसे नॉलेज है जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस के यूपर सवाल करते हैं, उस तरह की थॉट्स को, उस तरह से आइडिया को ये मान के आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, और ये यूनिवर्स की क्रिएशन को समझाते हैं लॉजिकली। तो ये 3 फिलोसफी है, जो 6 फिलोसफी में 3 तो हमारा योग, मीमांसा और वेदांत जो है थियस्ट हैं, जो कि गॉड को मानते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में जो एथियस्ट हैं, ये वेद को मानते तो हैं बट गॉड को नहीं मानते। वे आ जाते हैं सांख्य स्कूल, जो कि स्कूल ऑफ डुअलिज्म, ये एक में नहीं विश्वास करते, ये डुअलिज्म में बिलीव करते हैं। विशेषिका द स्कूल ऑफ इम्प्रिसिज्म, और न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। यही है न्याय, जो कि स्कूल ऑफ लॉजिक है। सबसे ज़्यादा लॉजिक की डेवलपमेंट न्याय फिलोसफी में ही होता है। और न्याय फिलोसफी फर्दर आगे जाके नव्य न्याय बनता है, जिसमें इंडियन फिलोसफी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। इंडियन लॉजिक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एंशियंट लॉजिक, मेडिवल लॉजिक एंड मॉडर्न लॉजिक। और नव्य न्याय जो है, इनमें जो मॉडर्न लॉजिक है उसमें बुद्धिस्ट, जैनिज्म, चारवाक और ये मीमांसा से भी थोड़ा सा ऐसे अलग अलग विशेषिका से और सांख्य से थोड़ा थोड़ा जो उनकी जो आइडियाज़ हैं और जो मेथड्स हैं प्रमाण के लिए, वो सारे को कलेक्ट करके वो एक्सप्लेन करता है इंडियन लॉजिक को। तो origin of Indian logic. Indian ancient school had a great impact on the development of Indian logic. तो जो एंशियंट स्कूल्स है फिलोसफी का, जैसे कि मैंने बोला कि 6 ऑर्थोडॉक्स हैं, 3 जो है वो हेटेरोडॉक्स हैं जो कि वेद को नहीं मानते। ये सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स कहीं ना कहीं इंडियन लॉजिक के डेवलपमेंट के लिए एक कॉज है। तो एंशियंट स्कूल्स ऑफर्स ए फाइन ट्रीटमेंट ऑफ सोल डिस्टिंग्विश केयरफुली बिटवीन नॉलेज एंड वर्क। तो सोल डिस्टिंग्विश करने के लिए, और इसे कहते हैं आत्मविद्या, जिसमें द साइंस ऑफ सोल और द साइंस ऑफ इंक्वायरी भी कहा जा सकता है, एंड आध्यात्म विद्या और डिवाइन साइंस, साइंस ऑफ सोल और साइंस ऑफ डिवाइनिटी, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करके ये दोनों ब्रांच बनाती है लॉजिक। और आत्मविद्या was at a later stage called अन्वेषिकी। आत्मविद्या को बाद में अन्वेषिकी कहने लगे। तो अन्वेषिकी क्या है? अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब खोज करना, किसी चीज का
खोज, इंक्वायरी करना। तो अबाउट 650 बिफोर क्राइस्ट अन्वेषिकी बाइफिकेट इनटू फिलोसफी एंड लॉजिक। तो 650 बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, जो इंडियन फिलोसफी है और लॉजिक ये दोनों अलग हो जाते हैं, और फिलोसफी को दर्शन नाम दिया जाता है और जो हमारा लॉजिक है उसको हेतु विद्या या फिर तर्क विद्या कहा जाता है। हमारा तर्क विद्या जो है उसकी प्रमा हमें बहुत जगह से हमें मिलता है, जैसे कि रामायण, वाल्मीकि रामायण में से हमें मिलता है तर्क विद्या के बारे में थोड़ा सा। जो साइंस ऑफ लॉजिक है उसके बारे में सोर्सेस अवेलेबल है। और महाभारत में भी जो व्यास के लिखा हुआ महाभारत है उसमें से भी इंडियन लॉजिक के बारे में पता चलता है, जिसे हम तर्क विद्या कहते हैं, जो कि पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ ब्राह्मणस इसको कभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करते तर्क विद्या को एक अच्छा मेथड है प्रमाण के लिए। तो व्यास महाभारत में और वाल्मीकि जो है रामायण में यहाँ से पता चलता है, और दोनों में ही ये लिखा है कि जो लॉजिक है वो तो शुरुआत हो गई थी, बट जो लॉजिक का एक्सेप्टेंस है वो बहुत सारे जो ब्राह्मण्स थे वो एक्सेप्ट नहीं करते। तर्क विद्या को एक अच्छे नज़रिए से देखा नहीं जाता था सर्टेन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स के द्वारा। और तर्क विद्या की जो पूरी तरह से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो despite of its Anvesiki was held in very high esteem due to the authority that it attached to the Veda। अन्वेषिकी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है, हाई esteem, because it is attached to the Vedas, क्योंकि वेद से जुड़ा हुआ है। और आपको पता ही है कि जो भी वेद में लिखा हुआ है उसको ऐसे सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। और हमारी जो 6 फिलोसफी है, चाहे वो थियस्ट हो एथियस्ट हो, वो दोनों ही जो 6 के 6 फिलोसफिकल स्कूल्स वेद के सोर्स को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो अन्वेषिकी जो वेद से ही जो टर्म्स निकला है तो उसको भी एक हाई स्टीम और हाई एक अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंडियन लॉजिक के लिए। किंग वेर ट्रेंड इन लॉजिक, जो किंग्स होते थे वो लॉजिक के बारे में उनको पढ़ाया जाता था और रीजनिंग के बारे में उनको पढ़ाया जाता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के लिए लॉजिक की बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जस्टिस के लिए लॉजिक और रीजनिंग पढ़ाया जाता था। और कौटिल्य जो थे, चाणक्य कहा जाता है या विष्णुगुप्त कहा जाता है, उनके अर्थशास्त्र में उन्होंने एक्सपोज किया था अन्वेषिकी को कि अन्वेषिकी जो है वो न्याय शास्त्र जो है उसका ही एक पार्ट है करके। और एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये यूज़ होता ही था लॉजिक, क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आप कोई इलॉजिकल और डिवाइन कंसेप्ट नहीं ला सकते। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रीजनिंग और साइंटिफिक एविडेंस के साथ उसको देना पड़ेगा। और अर्थशास्त्र और कौटिल्य के टाइम आते आते जो इंडियन फिलोसफी और इंडियन जो सोसाइटी है थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक हो गई थी। और वेद में इसीलिए ही जो सर्टेन सेक्शन ऑफ ब्राह्मण तर्क विद्या को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि तर्क जो होता है, रीजनिंग जो होता है, लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है, इस वजह से। तो जो हमारी सांख्य फिलोसफी है जो कि, और हमारी जो न्याय फिलोसफी है और हमारी विशेषिका जो है, ये तीनों में ही आपको लॉजिक की बहुत मात्रा में यूजेस मिल जाएगी। बट न्याय जो एक पूरी तरह से लॉजिक बेस्ड था। द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है न्याय, वो स्कूल ऑफ लॉजिक है एक्चुअली में देखा जाए तो। इसीलिए न्याय जो फिलोसफी है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं हर स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको वीडियो में बता दूंगा। और नेक्स्ट में क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन लॉजिक है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एंशियंट इंडियन लॉजिक, मेडिवल इंडियन लॉजिक और इसके बाद मॉडर्न इंडियन लॉजिक। क्योंकि जो इंडियन लॉजिक है वो जो पीरियड के साथ, टाइम पीरियड के साथ बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ है इंडियन लॉजिक का। और इंडियन लॉजिक पूरी तरह से वेस्टर्न लॉजिक से अलग है,
तो इसलिए अगर आपको वेस्टर्न लॉजिक के बारे में भी जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।